हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स वेक्टर सबस्पेसिस से रिलेटेड डायमेंशन एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए मैट्रिसेस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन हमारा 2012 में आया हुआ है CSIR नेट में। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस। इसने क्या किया है, वेक्टर स्पेस ले रखा है जिसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिसेस डाली हुई है। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती है, ए का ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। और इसकी डायमेंशन मैं करवा चुका हूँ, n+1/2 होती है ओवरऑल, अगर इसके साथ कोई कंडीशन नहीं दी जाती। ठीक है, अगर सिंपल आपको बोला जाए कि एक सेट है जिसके अंदर आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी हैं, तो उस सेट के अंदर आप कितनी मैट्रिसेस डाल सकते हो, n+1/2, जहाँ पे n क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है जी। अब बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो हमने ले ली, उसमें जो एंट्रीज आ रही हैं वो R है, R में से आ रही है, लेकिन कंडीशंस दो और डाल दी इसने। ठीक है, एक तो पहला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा A11 0 होगा, फिर दूसरी कंडीशन इसने बोल दी कि ट्रेस 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये तो हमारा जनरली क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डायमेंशन होती है, लेकिन 2 कंडीशंस एक्स्ट्रा डाल दी गई हैं। लेकिन पहले आपने चेक कर लेना है ये जो दोनों की दोनों कंडीशन है ये एक दूसरे को इफेक्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि इसने अब क्या बोला है कि फर्स्ट एंट्री जो है आपकी A11 0 आ रहा है। ठीक है, तो जब ट्रेस लोगे आप A22 A33 ANN = 0, ठीक है, तो वहाँ पे A11 तो 0 हो जाएगा। A11 के अलावा जो A22 A33 अप टू ANN तक जाओगे तो वहाँ से भी आपका एक कंडीशन इंडिपेंडेंट आ जाएगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, आगे भी इंडिपेंडेंट आएगा, यानी कि इसके साथ हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस दी हुई हैं, तो वो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा, n² + n-4/2, ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पे नज़र आ रहा है, पहला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने पहले ओवरऑल चेक कर लेना है कि कौन सी मैट्रिसेस के बारे में बोल रहा है। अगर यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिसेस न देख के जनरल मैट्रिक्स बोलता कि उसके अंदर सभी मैट्रिसेस n ऑर्डर की हमने इकट्ठी की हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करते, n² में से सब्ट्रैक्ट करते, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, ये एक इसने S सेट लिया है जिसमें इसने मैट्रिसेस उठाई हैं कहाँ से, n×n, जिनकी एंट्रीज आए R में से। ठीक है, फिर कंडीशन डाल रहा है कि A1j Aij = -ji। ठीक है, यानी कि अगर A12 आपको दिया हुआ है तो A21 इसके ऊपर ही डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसे तो एलिमेंट 2 होंगे लेकिन वहाँ पे एक से काम चल जाएगा, और साथ में एक कंडीशन और दे दी गई है। ठीक है, वैसे ओवरऑल इसने कितनी कंडीशन दी है, 1, और K यहाँ पे देखो फर्स्ट समेशन में K वेरी नहीं करेगा, K फिक्स है, J वेरी कर रहा है, इसमें भी K फिक्स है, I वेरी कर रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है K1 to n तक जाएगा, K आप 1 ले सकते हो, 2 3 4 जितना भी है, यानी कि इंडिपेंडेंटली ये किस पे डिपेंड करिए, कितनी कंडीशंस होंगी, K के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमने क्या करना होता है, n को कुछ मानना होता है। ठीक है, ऐसे में नेगलेक्ट यहाँ भी कर सकते थे आप। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपके पास पहले तो आप जनरली क्या मानोगे, यहाँ पे n के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि n कितना भी ले सकते हो, तो पहले आप रिस्ट्रिक्ट कर दो, n को 2 ले लो। ठीक है, अगर n को 2 लोगे तो a आपकी किस तरह से नज़र आ जाएगी, A11 A12 A21 और A22। ठीक है जी, अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशंस लगाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास वैसे तो 4 एलिमेंट्स ज़रूरत पड़ रही थी इस मैट्रिक्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब हमने ये कंडीशंस लगा दी फिर कितने इंडिपेंडेंटली ये रह जाते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है Aij - Aji हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हो कि A12 है वो -A21 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों एलिमेंट का तो एक से काम चल जाएगा। ठीक है, पहले 2 थे जनरली, लेकिन ये कंडीशन आ गई तो कितने हो गए, एक से काम चल रहा है। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ से हमारी आ गई, फिर हम ये करते हैं। ठीक है, तो K आपका 1 से n तक है, हमने n 2 माना है, तो K को 1 कर दो यहाँ पे। अगर हम K को 1 करेंगे तो फिर इसको वेरी कराओ, A11 A12, फिर इसी तरह से यहाँ पे भी K को 1 करो, I को वेरी कराओ, तो A11 +
A2, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है A21 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसमें के को फिक्स कर रहे हैं 1 और इसमें भी कर रहे हैं। J वेरी हो रहा है, यहाँ I वेरी हो रहा है, तो पहला फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 वेरी हो गया, 1 1 फिक्स रहा, ठीक है। इसी तरह से जब K को 2 लोगे तो ये आएगा A21 और A22, फिर इसमें भी K को फिक्स करो, A12 प्लस A22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ से देखो, अब इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। A12 ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, रियल में से एंट्रीज आ रही हैं। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिला कि जो आपका A11 है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2A1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से A22 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या आ गए 0 0 आ गए। यानी कि हमें तो जरूरत पड़ी है किस तरह से हो जाएगी आफ्टर कंडीशन 0 0 A12 और यहाँ माइनस A12 ये लिख दो, ठीक है। यानी कि इसको इंडिपेंडेंटली बनाने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। जब हमने n को क्या रखा 2 रखा, तो इसकी डिमेंशन जो है मैट्रिक्स की ओवरऑल कितने एलिमेंट्स चाहिए हमें 1 चाहिए, तो हम इसमें n पुट करके देखेंगे। तो पहले तो आप देख पा रहे हो लीनियर कंडीशंस हैं, ठीक है। कोई लीनियर कंडीशंस का चक्कर इसमें नहीं पड़ रहा, अपोज नहीं हो रहा, 0 इसके अंदर मैट्रिक्स आ रही है। अगर लीनियर कंडीशन हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो वेक्टर स्पेस तो बनाएगा, सब स्पेस तो बनाएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है नोट, ये काटो पहले, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं इनको 2 पुट करके। जब यहाँ इनको 2 पुट करोगे तो 4 - 2 बाई 2 2 2 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये तो नेगलेक्ट हो ही गया, ठीक है, माइनस में आ रही है। फिर आप इसमें पुट करो तो यहाँ आया 4 - 2 बाई 1, ये 1 आ रहा है। तो अभी एक बार एग्जाम्पल सेट किया हमने, अभी रुकते हैं, एक बार नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि S इज सब स्पेस ऑफ n एंट्रीज R में से, फील्ड R में से, इसकी डिमेंशन जो होगी वो ये होगी। तो अब मैं n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ 1 आ रहा था, सॉरी माइनस में आ रहा था, यहाँ 0 आ रहा था, ये बोल रहा था नहीं बनाएगा। ऑप्शन हमारा ये बच गया, बाकी सारे के सारे क्या हो गए नेगलेक्ट हो गए, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल हमें सेट करने होते हैं, ठीक है। अगर n 2 पुट करने के बाद भी कुछ ऑप्शंस रह जाते हैं, फिर हम n को 3 मान सकते हैं, लेकिन आपने n को मानना उसी के अकॉर्डिंग है जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं। यानी कि n की यहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं दी हुई थी, तो आप n को 1 भी मान सकते थे, 2 3 अप टू आगे n तक कहाँ भी मान सकते हो आप, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है कि Hn हमने एक वेक्टर सब स्पेस लिया हुआ है ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस में से, लेकिन इसके अंदर हमने एंट्रीज R में से ली हुई हैं, लेकिन वो सेटिस्फाई क्या कर रही है कि 2 उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तभी इक्वल होंगे जब उनकी रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन का सम क्या आ जाए सेम आ जाए, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि ये 2 एलिमेंट्स इक्वल कब होंगे, जब रो और कॉलम पोजीशन जो आ रही है फर्स्ट इधर वाले एलिमेंट की वो उधर वाले के रो और कॉलम पोजीशन के इक्वल हो जाना चाहिए सम के, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वैसे ही एग्जाम्पल सेट n को कुछ मान के कर सकते हैं, या वैसे आप देख भी सकते हो कि यहाँ जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स लोगे तो यहाँ हमेशा A11 आएगा तो 2 सम आ सकता है, फिर नेक्स्ट वाली में 3 सम आएगा, इसी तरह से चलते चलते यहाँ तक 2n तक पहुँच जाएगा, ठीक है। यही होता ना ओवरऑल। तो n क्रॉस n मैट्रिक्स मानोगे तो यहाँ पे पोजीशन किसकी आएगी ANN, तो उन दोनों का सम क्या हो गया 2n हो गया, ठीक है। तो वैसे भी देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं n को 2 मान के चलते हैं, हम ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स A11 A12 A21 और A22। अब ये बोल रहा है इसको रिस्ट्रक्ट करो किस तरह से कि जिनकी पोजीशन का सम रो और कॉलम का सम क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तो वो बराबर है दोनों के दोनों एलिमेंट, यानी कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका सम 2, इसका सम 3, इसका सम 4। तो मैंने पहले ही बताया था 2 से शुरू होके 2n तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत हमें पड़ेगी, 3 एलिमेंट्स की जरूरत हमें पड़ रही है जब हमने n को 2 माना है और ये कंडीशन अप्लाई की है। तो 3 एलिमेंट्स आपके इंडिपेंडेंट इसमें रह गए। तो चलिए ये चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो n को 2 करोगे तो डिमेंशन 3 आनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। फिर b में आप n को 2 पुट करोगे तो 4 - 2 2 आएगा, 3 आ रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो, एक बार आंसर नहीं लगाना।
फिर ये इसमें पुट करोगे तो 2 टू द 4 प्लस 1 5 आएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। फिर इसमें 2 टू द 4 माइनस 1 3 आ रहा है, ठीक है। तो अभी दो ऑप्शन हमारे बच गए n को 2 लेने के बाद में। फिर हम क्या करेंगे, n को 3 ले सकते हैं, n को 1 भी ले सकते हो आप, ठीक है। n को 1 लेके देखो, 2 माइनस 1 1 आ गया, और 1 माइनस 1 0 1 आ रहा है, दोनों में इसमें से काम नहीं चल रहा। n को 3 ले लो, n को जब हम 3 लेंगे तो हमारे पास a11 a12 a13, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं समझाने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ। a21 a22 a23 31 32 33। अब ये बोल रहा है ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो आपने इनमें लिए हैं उनके ऊपर ये कंडीशन लगाओ, फिर देखो कितने इंडिपेंडेंट रह जाएंगे। तो इसका सम आएगा 2, इसका सम आएगा 3, फिर आएगा सम 4, फिर आएगा 5, फिर आ गया 6। यानी कि ये एलिमेंट अलग होगा, फिर ये दोनों एक से काम चल जाएगा, इन तीनों का एक से काम चल जाएगा, इन दोनों का एक से काम चल जाएगा। ये कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। यानी कि ये कंडीशन लगाने के बाद भी इसमें से हमारे कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे, 9 में से 5 एलिमेंट अभी भी बच गए जिनको बनने के लिए अलग अलग जरूरत पड़ेगी एलिमेंट्स की। तो अब देखते हैं, दो ऑप्शन हमारे रह गए थे। अगर यहाँ 3 पुट करोगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 3 पुट किया तो ये आया 7, तो ये आपका ऑप्शन हो गया नेगलेक्ट, ठीक है जी। इस तरह से आपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन n को सिलेक्ट करना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग n पहले सबसे छोटा मानने की कोशिश करो जो भी है। जैसे यहाँ पे n कंडीशन कंडीशन नहीं थी n के ऊपर, ये कंडीशन होती है एलिमेंट्स के ऊपर। एक कंडीशन आपको दी जा सकती है n के ऊपर कि n आप कहाँ से स्टार्ट करो। जैसे ये ले रखा था, ठीक है, ये ले रखा था ना यहाँ पे, तो आप n को यहाँ 1 नहीं ले सकते, या 2 ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो 2 से बड़ा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ n को 1 मान लेते हो, वहाँ से अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो वो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो सकता है। आपने n जो सिलेक्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ही चेक करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इस तरह से अप्रोच करते हैं। तो ये आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने लिया है बेसिस से रिलेटेड, ठीक है। इसने 2 सेट दे दिए, एक की डिमेंशन m है x1 x2 अप टू xm, दूसरे की डिमेंशन n दे रखी है y1 y2 n एलिमेंट्स इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, ये सबसेट लिए हुए हैं, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि देन इफ बोथ s एंड t आर li, अगर आप s और t को li लेते हो देन m और n इक्वल होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे v के बारे में वेक्टर स्पेस है, उसकी डिमेंशन के बारे में कोई अता पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि अगर ये दोनों के दोनों सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम एक में अगर s वाले सेट में अगर हम एक एलिमेंट उठा लें नॉन जीरो, ठीक है, अगर इसमें नॉन जीरो एलिमेंट अकेला एक ही सिंगलटन सेट उठा लें इसको, और t वाला सेट है उसमें जो ये नॉन जीरो एलिमेंट उठाया था उसके लीनियर इंडिपेंडेंट 2 डायमेंशन का बना लें, इसको 1 डायमेंशन का बना लें, ठीक है। तो उस केस में ये दोनों के दोनों li भी हो जाएंगे, लेकिन दोनों की डायमेंशन सेम तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम s और t के बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि s और t बोथ लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो m और n इक्वल होंगे, क्योंकि 2 अलग अलग, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हम t डायमेंशन मान रहे हैं v की, ठीक है, तो जितने s और t के अंदर एलिमेंट आएंगे वो t से तो कम ही आएंगे, m भी t से कम होगा और n भी t से कम ही होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, t से ज़्यादा जाना नहीं। m में आप कितने भी एलिमेंट उठा सकते हो, t से छोटे या t के इक्वल जो इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इक्वल किस केस में हो सकते हैं डाल भी सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। हम इसमें कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्या पता s वाले में हम ज़्यादा ले लें, जैसे यहाँ पे हमने s वाले में कम लिया है। तो यहाँ से आप डायमेंशन के बारे में m और n के बारे में कुछ नहीं बोल सकते अगर आप li लेते हो, ठीक है। फिर यहाँ से देखो, फिर बोला कि s बेसिस है। अगर s बेसिस है और हमने अगर इसकी डायमेंशन को t माना हुआ है तो यहाँ से s की डायमेंशन क्या होगी, t होगी, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि t स्पेन्स v, जब t स्पेन करता है, ये क्या है, इसको हम क्या करते हैं मिनिमाइजिंग, मिनिमम क्या होना चाहिए, स्पेनिंग सेट होना चाहिए।
तो इसमें टी से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा, स्पेन कर रहा है तो स्पेनिंग सेट में टी जो आपकी ओरिजिनल वेक्टर स्पेस है उसकी डिमेंशन से ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आपको जस्ट ये बोला जाए कि टी स्पेन्स वी, तो यहाँ से आपको क्या बोल दिया कि जो टी की डिमेंशन है वो या तो इक्वल हो सकती है वी की डिमेंशन के, या उससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर एस बेसिस बन गया तो वी की डिमेंशन क्या हो रही थी, यहाँ पे एन हो रही थी अकॉर्डिंग टू टी स्पेनिंग सेट, तो यानी कि उसकी जो डिमेंशन है वो क्या होगी, इससे बड़ी या इसके बराबर हो सकती है। यानी कि अगर ये बोला गया है तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है आपका, हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एस बेसिस है और फॉर वी एंड इफ टी स्पेन्स वी देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। लेकिन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन बोला हुआ ना, तो यहाँ से चेक करो पहले, यानी कि एस टी की डिमेंशन यहाँ पे किससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, एस की डिमेंशन से। टी की डिमेंशन है क्या, एन, तो एन बड़ा एम से हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन है ना, तो ये रॉन्ग हो गया ना यहाँ पे, तो क्योंकि टी की डिमेंशन एस से ज़्यादा हो सकती है इसके अकॉर्डिंग, तो आपका ऑप्शन ये तो नेगलेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है कि एस इज बेसिस, ठीक है, और टी एल आई दे दिया, ठीक है। अगर वो एल आई है तो हमें पता है एल आई जो सेट होगा जिसके अंदर लीनियर एलिमेंट डाले हुए हैं हमने, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉरी, तो वो आपके क्या होंगे, या तो वो डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल हो सकते हैं, और डायमेंशन ऑफ वी एस बेसिस दे रखा है तो इसकी डायमेंशन वी और एस की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अगर वो एल आई है तो उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो बेसिस से कम या बेसिस के इक्वल आ सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कभी भी बेसिस से, जो बेसिस बन रही है उससे ज़्यादा उसमें एलिमेंट नहीं आ सकते। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, जो ये बात बोली हुई है उसमें बोला हुआ है कि टी की डिमेंशन क्या है, एन, लेस देन इक्वल टू वी की डिमेंशन क्या है, एम, यानी कि एम बड़ा या एम बड़ा होगा या इक्वल होगा एन के। ये क्या बोल रहा है, एम छोटा, तो ये भी आपका ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन अपने आप बच गया। वैसे भी आप देख सकते हो एस को एल आई बोला है, एस को एल आई बोला है तो एम जो है, क्योंकि एस की डिमेंशन क्या है, एम है, तो एम क्या होगा, जो हमने टी की डिमेंशन मानी हुई वी की टी मानी हुई तो इससे कम होगा। स्पेनिंग है तो क्या हो सकता है, ये स्पेन है तो स्पेन में तो टी से ज़्यादा भी एलिमेंट आ सकते हैं ना, एन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या आ गया, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आ गया। इस तरह से अगर आपको बेसिस की ये डेफिनेशन पता थी कि जो बेसिस होते हैं स्पेनिंग सेट क्या होता है, मिनिमम स्पेनिंग सेट होता है और मैक्सिमम एल आई होता है, ठीक है। तो एल आई के अंदर हम कुछ एलिमेंट और भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी। अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो वी से कम है, जो वी की डिमेंशन है उससे कम है, लेकिन स्पेनिंग सेट से हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर मान लो स्पेनिंग सेट एक है, उसमें एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं वो वेक्टर स्पेस की डिमेंशन से ज़्यादा है, ठीक है। अगर एक सेट के अंदर डिमेंशन से ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे तो वो एल आई कभी नहीं बनाएंगे, तो हम उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, डिलीट कर देंगे उसमें से और उसको कहाँ तक पहुँचा देंगे, एन तक, जितनी वेक्टर स्पेस की डिमेंशन है। तो ये आपने ध्यान रखना है। वैसे तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ऐसा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इससे घुमा फिरा के कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है कि वी आपको क्वेश्चन सेकंड इसमें दिया हुआ है कि वेक्टर स्पेस जो है वो एन ट्रिपल स्पेसिस और एंट्रीज कहाँ से आ रही है, कॉम्प्लेक्स में से, ठीक है। ओवर फील्ड, और जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स आ रही है, यानी कि किस तरह का बिहेव हो रहा है, सी एन ओवर सी, इस तरह का चल रहा है काम, ठीक है, एन ट्रिपल स्पेसिस। अब ये बोला कि नीचे जो सेट दिए हुए हैं आपको वो चेक करो कि इसके लिए वेक्टर सब स्पेस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो डायमेंशन निकालो। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट में क्या है, एन ट्रिपल स्पेसिस, ये कि ये उठा लिए सेम के सेम, ठीक है। चेक करो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जीरो तो आ ही रहा है, ए आई जीरो दिया हुआ है। लीनियर इंडिपेंडेंट, ओ सॉरी क्या होनी चाहिए आपकी जो कंडीशन है वो लीनियर होनी चाहिए, और जीरो आ रहा है तो आप उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप वो फॉर्मूला जो हमारा था चेक करना चाहो तो ए यू प्लस बी वी, जो ये नया एलिमेंट आता है वो उस डब्ल्यू के अंदर होना चाहिए जो आपको सेट दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है
ये इफेक्ट तो नहीं करेगा वेक्टर सबस्पेस को, लेकिन ये किन किन के लिए जीरो होगा, जो ए आई है वो किन किन के लिए जीरो होगा, उस आई के लिए जीरो हो जाएगा जो एन को डिवाइड करेगा। ठीक है, आई आपके क्या है 1 2 अप टू एन तक, सॉरी एन तक है। अब जिन जिन के लिए एन को डिवाइड करेगा वो आई क्या हो जाएगा, उस आई के लिए क्या हो जाएगा, ए आई जीरो हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि जितने डिवाइजर आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव डिवाइजर आप बोल सकते हो। तो पॉजिटिव डिवाइजर की नोटेशन क्या होती है, टो एन। तो उसमें क्या होते हैं, एन को डिवाइड करने वाले पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आई 1 to n था इसलिए मैंने ये लगाया है। अगर आई -1 यहाँ ऐसा कुछ होता तो उस केस में ये नहीं होता। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स होते हैं एन के लिए। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं, जो भी एन आएगा उस केस में आपका आयोटा बाय एन हो जाएगा। तो ये आप कैसे निकालते हो, टाउ एन। टाउ एन का फॉर्मूला क्या होता है एन के लिए, जितना टाउ एन क्या होगा, ये आपको क्या देगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। यानी कि जब जब जो आई इसके लिए पॉजिटिव डिवाइजर बनेगा उस केस में ए आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि उस केस में कंडीशंस कितनी आ जाएंगी, इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस होगी ना, एक तरह से लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस आएंगी। जो ये फॉर्मूला आएगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस का आएगा। यानी कि इतने नंबर जहाँ ये टप्पल्स हैं वहाँ पे जीरो बन जाएगा। यानी कि एन पहले थे, उसमें से टाउ एन प्लेसेस पे क्या बन गए, जीरो बन गए। तो ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपने चेक करना है। तो फर्स्ट वेक्टर सबस्पेस बनाएगा और इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, n माइनस टाउ एन। टाउ एन वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोल रहा है कि इसी तरह के टप्पल स्पेसेस लिए हुए हैं लेकिन कंडीशन लीनियर है, जीरो भी आ रहा है, चेक कर सकते हो, जीरो को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। और म्यू है, कोई फिक्स नंबर आपने लिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ से देखो तो जो A1 जो है, एक कंडीशन दी हुई है A1 एलिमेंट के लिए कि जो पहला एलिमेंट है और लास्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर आपको जस्ट रिलेशन दी हुई है। यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट ए की कंडीशन है, लीनियर है, जीरो इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, n-1 ले सकते हो, क्योंकि n तो पहले पड़े थे लेकिन ये कंडीशन लगा दी, ए की कंडीशन है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अलग अलग कंडीशन थी, यहाँ पे ए आई का जिक्र था, आई वेरी कर रहा था, यहाँ पे A1 को फिक्स किया है और n पे उसको डिपेंड करवा दिया। तो एक कंडीशन आ गई, तो n पहले थे, 1 एक और नेगलेक्ट हो गया, तो n-1 इसकी क्या हो जाएगी, बेसिस। अब बात करते हैं सी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले डी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि A1 A2 अप टू AN, ये जो टप्पल स्पेसिस के अंदर जो एलिमेंट है वो किस तरह के हैं कि उन पोजीशन पे, उन ith पोजीशन के ऊपर आपका AI जीरो हो रहा है, जहाँ पे 4IN का GCD1 आ जाइए। GCD की नोटेशन होती है, यानी कि एक तरह से कौन से हैं, को प्राइम। आई कौन कौन से हैं, AI, जब AI जीरो होगा व्हेन I को प्राइम टू n, जब जब i और n को प्राइम होंगे यानी कि उनका GCD1 आएगा, उस केस में आपका उस ith पोजीशन पे आपका एलिमेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। अब हमें इसका पता है फॉर्मूला क्या होता है, फाई n। आइलर फंक्शन से इसको हम नोटेट करते हैं फाई n। वो फार्मूले आगे चलते रहते हैं फाई n n की पॉसिबिलिटीज़ पर। ठीक है, जैसे जैसे n होता है उसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम पावर्स, प्राइम नंबर्स की पावर्स में, वहाँ से अलग फॉर्मूले बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट कंडीशंस बनी वो कितनी बन गई, फाई n। ओवरऑल जो जनरली हमारे पास n एलिमेंट आ सकते थे, इसके लिए n डायमेंशन थी, लेकिन अगर फाई n अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जो नई इसने डिफाइन की हुई है उसके लिए क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमें वेक्टर सबस्पेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लीनियर था, 0-20 के अंदर आ रहा था। या अगर आप चेक करना चाहो तो जो मैंने कंडीशन बताई थी AU प्लस BV, दो एलिमेंट आपने इसमें से उठाने हैं, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, दोनों को जोड़ोगे तो आप देखोगे जो नया एलिमेंट आएगा वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, अब चलते हैं थर्ड पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों को। ठीक है, ये बोल रहा है कि A1 A2 ये जो टप्पल्स लिए हुए हैं
इनके अंदर खास बात क्या है कि अगर आप अब देखो, एक तो ये दिया हुआ है, एक ये और एक ये, यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि ए एन को उधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता था, म्यू फिक्स है, आप अगर 0 लेते तो A1 0 बन जाता, ठीक है, उस तरह से। लेकिन अगर हम यहाँ पे म्यू को फिक्स करेंगे और म्यू फील्ड में से आ रहा है तो कुछ फाइनाइट एलिमेंट उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ही उसमें, ठीक है, फिक्स्ड है। तो अगर ये फिक्स्ड है तो कुछ फाइनाइट है, तो A1, अब यहाँ पे देखो कंडीशन, यहाँ पे AN 0 आप नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे रख सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे n को 0 रखोगे, AN को 0 रखोगे तो ये A1 0 बन जाएगा। लेकिन जब आपने n को 0 रखा, सपोज AN को 0 रखा और AN को फाइनाइट रखा, तो इनमें रिलेशन तो बनी नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, नॉन जीरो बाय जीरो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट केस। तो इसमें ये डिफरेंस था, इसलिए मैंने लास्ट में करवाया, इनफाइनाइट आ जाएगा, डज नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ये तो फिर इसमें इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स्ड नंबर नहीं आएगा अगर मैंने AN को 0 रख लिया, यानी कि AN को आप 0 रख ही नहीं पाओगे कभी भी। अगर ये आपको डिफाइन करना है, ये चीज़ डिफाइन करनी है, तो हम बार बार बोलते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है कि ये जो टप्पल्स आ रहे हैं ना, उनके अंदर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस केस के लिए ठीक है कि फिक्स्ड कर रखा हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें, तो वो कर रखा है। लेकिन क्या अगर मैं AN को नॉन जीरो बोल दूं, कंडीशन मैंने लगा दी कि AN कभी भी 0 नहीं हो सकता अगर ये डिफाइन करना है तो। लेकिन जब 0 आएगा, 0 एलिमेंट इसके अंदर दिखाने की कोशिश होगी, तो उस केस में तो AN पोजीशन पे, सभी पोजीशन पे क्या आएंगे, 0 आएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिफाइन जो किया हुआ है ये डिफाइन होगा तो इसके अंदर 0 एलिमेंट नहीं आएगा। 0 आया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि 0 नहीं आया तो ये वेक्टर सब स्पेस ही नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने एग्जांपल ये करवाया। तो ये इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, आप AN को कुछ मर्जी लो, 0 लो, कुछ लो, आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि हमने किया था W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में, W1 प्लस W2 के बारे में, ये क्या थी, सब स्पेसिस थी। और यूनियन के बारे में किया था, तो ये हमने वहीं से लिया, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला भी देखा था कि जो W1 प्लस W2 है वो क्या होती है, एक ऐसी स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है, ठीक है, जो क्या करती है, W1 और W2 दोनों को कंटेन करती है, यानी कि इनसे जनरेट होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला भी हमने किया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, तो वो क्या होगी, डिमेंशन ऑफ W1 प्लस डिमेंशन ऑफ W2 माइनस डिमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये किया था, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, जिन दो की इंटरसेक्शन होती है तो उसमें ऑलवेज क्या होता है, दोनों में कंटेन करेगा, ठीक है, क्योंकि W1 W इंटरसेक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट चीज़ होती है दोनों में। तो ये W1 इंटरसेक्शन W2 है, ये W2 में भी आएगा। इसी तरह से जो W1 है वो कहाँ पे होता है, सम में होता है। ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है, अगर हुआ तो मैं करवाऊँगा। और W2 भी आपका इसमें आ जाएगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, और W1 W2 की रिलेशन बना लेते हैं कुछ हम। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो जब इंटरसेक्शन की बात करते हो, ये क्या हो सकती है, एम्प्टी भी, कुछ ना हो उनके बीच में, ठीक है, इंटरसेक्शन हो ही ना, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, कुछ उसमें आ सकते हैं एलिमेंट्स नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 0, कि अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में कुछ आए नहीं तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये नॉन एम्प्टी आ रहा है तो हम कौन से फॉर्मूले से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि जो W1 W2 की इंटरसेक्शन है उसकी जो डायमेंशन आएगी वो मैक्सिमम या मिनिमम, उसके बारे में तो कुछ बोल ही सकते हो ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो आपने ध्यान रखनी है कि जो W1 और W2 इंटरसेक्शन है वो W1 और W2 का सब स्पेस बनते हैं। और हमें पता है कि अगर आप सब स्पेस लेते हो V का,
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन होगी W की वो लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगी। तो पहले और दूसरे से आप क्या बोल सकते हो कि जो इसकी डायमेंशन है वो W1 से भी कम होगी और W2 से भी कम होगी, यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि इन दोनों के मिनिमम से कम होगी, W1 और W2। ठीक है जी, पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैंने यहाँ बोली है कि उसकी डायमेंशन क्या होती है, 0 भी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, नॉन एम्प्टी हो सकता है। तो उसमें क्या केस में क्या बोलेंगे कि जो ये डायमेंशन है वो मैक्सिमम होगी। किससे मैक्सिमम होगी, 0 भी पॉसिबिलिटी है, जो मैक्सिमम मिनिमम बन सकती है। मिनिमम में 0 भी आ सकता था, कुछ इस तरह के भी आ सकता था। जब ये नॉन एम्प्टी आया तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, यानी कि उस केस में आपका ये इधर आ जाएगा, यानी कि W1 प्लस W2 माइनस W1 प्लस W2 की डायमेंशन, ये ध्यान रखना है। अगर आपका एम्प्टी हो गया कि दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं आई, उस केस में 0 आ जाएगा या कुछ आ गया तो उस फॉर्मूले से ड्राइव करके ये, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा, अगर एम्प्टी नहीं बना नॉन एम्प्टी बन गया तो इससे बनेगा, यानी कि अगर ये इंटरसेक्शन है वो आपकी इससे बड़ी या इसका जो मैक्सिमम आएगा उससे बड़ी या इक्वल होगी। छोटे की पॉसिबिलिटी कहाँ से निकाली हम, ये सब सेट से। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये आपने ध्यान रखना है इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ से कि जो W1 है वो W1 प्लस W2 की सब स्पेस बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब देखो यानी कि W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन है वो W1 की डायमेंशन से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो अगर दो सब स्पेसिस के बीच में ये सबसेट वाला रिलेशन आए तो यहाँ से डायमेंशन में लेस देन इक्वल टू वाला आ जाएगा, यानी कि जो W1 की डायमेंशन है वो इससे छोटी होगी, इससे ये छोटा होगा। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी W1 से भी W2 से। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाला रखा जाएगा लेफ्ट में। तो मैक्सिमम किसका, W1 का भी और W2 का भी, तो ये सेट बन गया। राइट साइड में हम कौन सा अप्लाई करेंगे, मिनिमम वाला फैक्ट। अब किससे मिनिमम होगा वो देख लेते हैं। अब देखो जब W1 प्लस W2 की बात हो रही है तो ये आपका क्या हो सकता है, W1 प्लस W2 अलग अलग करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया, अब हमें पता है कि जो डायमेंशन ऑफ W1 है वह प्लस W2 है, चाहे W1 इंटरसेक्शन W2 है, ये बेसिस तो सॉरी सब स्पेसिस तो किसकी बन रही है, V की। तो चाहे कोई भी आप वेक्टर सब स्पेस लोगे V के लिए, उसकी डायमेंशन तो V के डायमेंशन से तो कम ही होगी ना। लेकिन बाई चांस अगर ये W1 प्लस W2 है, ये अलग अलग हमने किया है डायमेंशन, ये अगर V से डायमेंशन से बड़ा हो गया तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि अब हम क्या कर देंगे, मिनिमम ले लेंगे। यानी कि अगर ये V की डायमेंशन ज़्यादा नहीं जा रहा उस केस में ये आंसर आ जाएगा, अगर V की डायमेंशन ज़्यादा जा रहा है तो उसके केस में ये आ जाएगा। ठीक है, कंट्राडिक्शन से यहाँ से तो आपका एक फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है जी, तो आप एक तो फॉर्मूला ये हो गया इधर से पहला, जो पहले भी करवा चुका हूँ मैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट, फिर ये इंटरसेक्शन के लिए सेकंड और ये थर्ड, ये आपने ध्यान रखने तीनों के तीनों फॉर्मूले। ये बने कैसे हैं वो भी मैंने बता दिया, इस फैक्टर से बने हैं कि अगर सब स्पेसिस हैं, या आप ये बोल सकते हो कि ए बी का सबसेट है, तो ये तो पहले ही कर चुके हैं ना, सबसेट में ही होती है प्रॉपर्टी, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है, इससे हमने ये किया है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, काफ़ी हेल्प करते हैं डायरेक्टली ऑप्शन नेगलेक्ट करने में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इनका यूज़ करके आप कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो।